नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, सो क्लास को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताएँ तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। किसका? कुतुब मीनार का निर्माण कराया। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, किसका? अढ़ाई दिन का झोपड़ा था, कुतुब मीनार ने ही बनवाया था। और इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। किन्हें? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे, कौन? दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक था वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने करवाया? तो आपके जो देखिए, कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जो उसको पूर्ण करवाया था वो कराया था इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942। कब? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न दोस्तों, 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? तो 1927 कब? 1922 ईस्वी का जो मेवाड़ भील आंदोलन था उसके जो नेता थे वो मोतीलाल तेजावत। कौन? मोतीलाल तेजावत थे दोस्तों। कौन थे? मोतीलाल तेजावत। इसे लिख लीजिए, मोतीलाल तेजावत। ओके दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सात पहाड़ियों का नगर किस देश को कहा जाता है? तो सात पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। किसे? रोम को। रोम आपका कहाँ है? इटली में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं? तो दोस्तों, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। किसे? जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो भारत का दोस्तों बगीचा बेंगलुरु को। किसे? बेंगलुरु को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील आ जाएगी उड़ीसा। कौन सी? उड़ीसा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, पशु पशुपालन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? तो पशुपालन दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्रथम क्षेत्र में, किसमें? प्रथम क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लौह और रक्त नीति किसकी है? तो दोस्तों, लौह और रक्त नीति कौन? लौह और रक्त नीति जो सबसे पहले जो लागू की थी वो बलबन। कौन? बलबन थे आपके। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 से दोस्तों 6 से जो है कितने 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों 6 से कहाँ से? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो समस्त निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, तो ये आपके अनुच्छेद कहा गया है 21 में। कौन से? अनुच्छेद 21 के काम में। तो अनुच्छेद 21 के काम में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो दोस्तों, रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी। कौन? मैडम क्यूरी और हेनरी बैकरल ने की। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों, श्वेत जो रक्त कणिकाएं होती हैं कौन सी? WBC। ठीक है, इनका जो रक्त का जीवन काल होता है वो 2 से 3 दिन होता है। कितना? 2 से 4 दिन होता है। और जो आपका RBC होता है, कौन सा? RBC, इनका दोस्तों जो रक्त इनका जो जीवन काल होता है वो 120 डेज। कितना? 120 डेज होता है। इसे भी याद रख लेना। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो साथियों, रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई 1935। कब? 1935, 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो साथियों, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। कब? 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? दोस्तों, आरबीआई के प्रथम गवर्नर हो जाएंगे ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन? ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो साथियों, नीति निर्देशक जो सिद्ध तत्व हैं वो आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? तो आपकी 5वीं अनुसूची। कौन सी? 5वीं अनुसूची में जो दोस्तों कहा गया है उसमें ये बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो उल्लेखन है, जो भी उल्लेख किया गया है वो आपकी 5वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है?
तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा, कौन-सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, कौन-सा? इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इसे इंदिरा कॉल भी कहते हैं। सॉरी इंदिरा कॉल नहीं, सॉरी इसे दोस्तों इंदिरा पॉइंट कहते हैं और इसे पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या? पिग्मलियन पॉइंट कहते हैं। तो जो सबसे उत्तर आपका उत्तरी कौन-सा हो जाएगा? तो दोस्तों उत्तरी जो सबसे हो जाएगा, उत्तर वाला तो वो आपका हो जाएगा इंदिरा कॉल। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच कौन-सी रेखा है? तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा, कौन-सी? डूरंड रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन-सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं? तो वो पहाड़ियाँ हो जाएँगी आपकी पटकाई की पहाड़ियाँ, कौन-सी? पटकाई की पहाड़ियाँ जो हैं, ये भारत को म्यांमार से अलग करती हैं, कौन-सी? पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। अगला प्रश्न है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी, कौन? संभाजी जो थे, वो शिवाजी का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है कि फोबोस और डिबोस किसके उपग्रह हैं? तो फोबोस और डिबोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के केवल 2 उपग्रह हैं, जिनका नाम है फोबोस और डिबोस। अगला प्रश्न साथियों, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी, कौन? महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान, क्या? अष्टप्रधान कहा जाता है शिवाजी के मंत्रिपरिषद को। अगला प्रश्न कि जड़त्व न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों न्यूटन का जो पहला नियम होता है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या? जड़त्व का नियम कहते हैं। तो दोस्तों न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो साथियों सूर्य का जो ताप है वो पायरोमीटर द्वारा, किसके? सूर्य का ताप पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। जो आपसे इससे ये होता है कि अगर उच्च ताप किसी का है, अगर किसी वस्तु का हाई टेम्परेचर है, कितना किसी वस्तु का हाई टेम्परेचर है, तो उसे दोस्तों पायरोमीटर द्वारा उसको मापा जाता है। अगर किसी वस्तु का लो टेम्परेचर है, तो उसे थर्मोमीटर द्वारा, किसे? थर्मोमीटर द्वारा। अगला प्रश्न है कि बीसीजी का टीका बीसीजी का टीका किसके लिए उपयोगी है? तो बीसीजी का टीका दोस्तों वो आपके तपेदिक के लिए, किसके? तपेदिक के लिए बीसीजी का टीका आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी साथियों भूमध्य सागर, कहाँ? भूमध्य सागर में आपकी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो साथियों भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ कहते हैं वो आपके स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, किसे? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो अफ्रीका की सर्वोच्च शिखर चोटी, तो अफ्रीका की सर्वोच्च शिखर चोटी आपकी हो जाएगी साथियों, वो कौन सी हो जाएगी? माउंट किलिमंजारो, कौन सी? माउंट किलिमंजारो हो जाएगी अफ्रीका की सर्वोच्च ऊंची चोटी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट किलिमंजारो की साथियों ऊंचाई हो जाएगी 5,895 मीटर, कितने? 5,895 मीटर हो जाएगी माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट आबू। क्या? माउंट आबू के पास में आपके गुरु शिखर, क्या? माउंट आबू के पास में गुरु शिखर है, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, कौन सा? अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न साथियों, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो एशिया को जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर, कौन सा साथियों? सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो साथियों विश्व की जो सबसे गहरी झील हो जाएगी वो आपकी बैकाल, कौन सी? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? तो दोस्तों स्वर्णिम त्रिभुज, तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत 3 देश आते हैं। आपका एक पहला लाओस होएगा, थाईलैंड हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। कौन से साथी हैं? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। अगला प्रश्न है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न ये है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है जो विषुवत रेखा से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी विक्टोरिया झील। कौन सी? विक्टोरिया झील हो जाएगी सबसे बड़ी जो आपकी विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न साथियों कि ब्रुसमैन और पिग्मी नामक जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बुशमैन और पिग्मी नामक जनजातियां जो हैं वो अफ्रीका में, कहाँ? अफ्रीका में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न साथियों की एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए? तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एकांगुआ। क्या? माउंट एकांगुआ जो है, एकांकागुआ हो जाएगी, वो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और माउंट एकांकागुआ की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 6,960 मीटर, कितनी? 6,960 मीटर हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों जो दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल हो जाएगा वो पेंटागोनिया, कौन सा? पेंटागोनिया मरुस्थल हो जाएगा। दोस्तों
अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि पूरी लूसेंट को पढ़ना, उसके बाद में उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को निकालना, फिर उसको आपके सामने रखना। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई? तो साथियों, तृतीय पंचवर्षीय जो योजना है वो 1961 कब 1961 से स्टार्ट हुई, और ये 1961 से कब तक चली? 1961 से लेकर 1966 तक। कब? 66 तक चली थी। अगला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020, कौन सी नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति पर आधारित है? तो आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये कस्तूरी रंगन समिति, कैसे? कस्तूरी रंगन समिति पर। अगला प्रश्न है सेवा कर और सीमा शुल्क कर कैसा कर है? तो आपको ये बताना है कि ये प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। तो सेवा कर और सीमा शुल्क कर आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा आपका सेवा कर और सीमा शुल्क। अगला प्रश्न साथियों, किस अनुसूचित किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो किसमें? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो छठी अनुसूची में, किसमें? छठी अनुसूची में दोस्तों ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है? तो साथियों, जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको भाग नंबर 4 के का में रखा गया है, भाग 4 का में रखा गया है। अगला प्रश्न है देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों, शायद आपको भी ये पता होगा कि देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 52। नेक्स्ट प्रश्न साथियों की 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम किस रिपोर्ट पर आधारित है? जो 1935 का भारत शासन अधिनियम, कौन सा? भारत शासन अधिनियम है, वो का साइमन कमीशन रिपोर्ट, कौन सी? साइमन कमीशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न है भारत अगला प्रश्न साथियों है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो आपके उन प्रेसिडेंट्स आपके प्राइम मिनिस्टर्स के नाम बताने हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई हो चुकी थी। तो वो आपके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाला लाल 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 बहादुर शास्त्री। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इन तीनों को जो मृत्यु हुई थी वो उनके कार्यकाल में हो गई थी। अगला प्रश्न साथियों, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है? तो ऐसा आपके आर्टिकल नंबर 79, कौन से? आर्टिकल 79 में आपके कहा गया है कि जो संविधान है, भारत की संसद है, वो राष्ट्रपति किससे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा से मिलकर बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है किसमें सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? तो किसमें सौर ऊर्जा एटीपी में बदली है? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में जो आपकी सौर ऊर्जा हो जाएगी वो एटीपी में बदलती है। तो दोस्तों, यहाँ एटीपी आ गया, तो एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिक की, ये दोस्तों नाभिक नाभिक होगा, तो यहाँ आपके नाभिक नहीं, नाभिक होगा ये। तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? क्या डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में आपके डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो आपके जो छिपकली होते हैं, कौन सी? छिपकली। तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। अगला प्रश्न साथियों की जय हो कोशिका। साथियों, ये लिखा है कि कोशिका का कौन सा भाग, ये आपका ये लिख गया उल्टा। तो कौन सा कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो तिल्ली में। किसमें? तिल्ली में मानव शरीर की लसिका कोशिकाएं बनती हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो वर्तमान में जो आनुवंशिकी विज्ञान है, कौन सी? आनुवंशिकी विज्ञान, उसके आपके जनक जो हो जाएंगे वो ग्रेगर जॉन मेंडल। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। किसने? मटर के पौधे पर इन्होंने ही प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता की कमी होती है? तो किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में, किसमें? जनन क्षमता में कमी होती है? तो विटामिन ए। किसमें? विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो टोकोफेरॉल। क्या? टोकोफेरॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है। कितनी? 29 होती है साथियों। अगला प्रश्न है
कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है। क्या माँ का दूध लगभग जो नवजात आपका शिशु होता है संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु उनमें से निम्नलिखित में से किसी का अभाव होता है, तो किसका अभाव होता है? लोहा का। ओके, तो लोहा का अभाव होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का जो औसत रक्तचाप होता है वो होता है 120 अपॉन कितना, 120/80 होता है। कितना? 120/80 होता है दोस्तों, ये ऐसे ही लिखा जाता है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं किसमें विकसित होती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं जो हो जाएंगी वो बोन मैरो में। किसमें? लाल रक्त कणिकाएं आपकी बोन मैरो में विकसित होती हैं, या कहें अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? तो प्लाज्मा में 90 से 91% आपका जल होता है। कितना? 90 से 91% प्लाज्मा में जल होता है। कितना? 91 से 92। तो दोस्तों 90 से 91 होता है, तो कहीं कहीं आपको 90 से 91 मिल जाएगा, और कहीं कहीं आपको 91 से 92 मिल जाएगा। तो 91 से 92% आपके प्लाज्मा में जल होता है। अगला प्रश्न है कि एक साथ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो एक साथ वयस्क मनुष्य में जो रक्त का कुल परिमाप होता है वो वो होता है 5 से 6। कितना? 5 से 6 लीटर। तो स्वस्थ मनुष्य में जो आपके रक्त होता है तो कितना होता है रक्त माप? आपके 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है कि डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस दोस्तों आपका हो जाएगा किडनी से। किससे? डायलिसिस आपका किडनी, वृक्क या गुर्दा के, क्या किडनी, वृक्क या गुर्दा कहें तो डायलिसिस संबंधित है आपका। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य जो तापमान होता है वो 37, कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न दोस्तों कि लड़ो या उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि लड़ो या उड़ो हार्मोन शरीर की किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि से। अगला प्रश्न है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? तो अग्नाशय को पाचक रस से उत्पादन करने के लिए आपका हो जाएगा सिक्रेटिन। कौन सा? सिक्रेटिन आपका हो जाएगा। सिक्रेटिन हार्मोन है तो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। अगला प्रश्न है कि एटम में, ये दोस्तों आपका एटा लिखा है, ये आपका एटा लिखा है, यहाँ एटम होगा। क्या? एटम होगा। तो ये लिखा है एटम। क्या? एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक। किसने? जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की जो खोज की थी तो आपकी की थी रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी। और आपके बचा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की किसने की? किसकी? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो की थी वो की थी आपकी टॉमसन ने। किसने? जे टॉमसन ने। तो टॉमसन जो है कौन? टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ओके, तो आपके ये तीनों पॉइंट याद रख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हो जाएगा आपके? तो हो जाएगा साथियों, कितने हो जाएगा? 6 राज्यों में। तो दोस्तों 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? तो राष्ट्रगान को किस वर्ष साथियों अपनाया गया? 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को। ओके, अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल किया है? तो जिसने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है तो वो आपके हो जाएंगे मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी जी देसाई हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि रौलट एक्ट सत्याग्रह कब पारित चलाया गया? तो रौलट एक्ट सत्याग्रह जो था 1919। कब? 1919 में। तो किसके द्वारा दोस्तों चलाया गया था? महात्मा गांधी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न साथियों कि आगरा की मोती मस्जिद का किस मुगल शासक से संबंधित है? तो आगरा की जो मोती मस्जिद है वो आपकी शाहजहां। किससे? शाहजहां। आगरा की मोती मस्जिद आपकी शाहजहां से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि नालंदा किस धर्म को प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? बौद्ध धर्म। किसके? बौद्ध धर्म के लिए। अगला प्रश्न, पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो साथियों पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वो आपकी कांचीपुरम। क्या? कांचीपुरम थी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना और एग्जाम से पहले इसे जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 326 बीसी में, कब? 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध लड़ी गई थी वो झेलम नदी। कहाँ? झेलम नदी के किनारे। दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर एसएससी तो जरूर पूछती है। अगला प्रश्न कि बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय पशु जो टाइगर को स्वीकार किया गया था वो 1972। कब? 1972। और साथियों आपको ये भी पता होगा तो 1972 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट, क्या टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो भी 1972 में ही चला किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट प्रश्न कि गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो गुब्बारे में गैस प्रयोग की जाती है वो आपकी हीलियम, कौन सी? हीलियम। हीलियम को डिनोट करते हैं He से। तो हीलियम कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो हीलियम से गुब्बारे में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्रश्न ये है कि किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो जो अंडाशय के अंदर छोटे मन की जैसी संरचना होती है उसे बीजांड कहते हैं। क्या दोस्तों? उसे बीजांड कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों जो जेट इंजन है वो रैखिक संवेग संरक्षण किसके? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न कि ओंग और टेल नदी किसकी सहायक नदियां? तो ओंग और टेल नदियां हैं तो ये किसकी सहायक नदी हो जाएंगी? महानदी। किसकी? महानदी की साथियों। ये लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना और एग्जाम से पहले याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेपरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो पेपरा वन्य जीव अभयारण्य आपका हो जाएगा साथियों केरल। कहाँ? केरल में। तो पेपरा वन्य जीव अभयारण्य आपका केरल में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कब आजाद हुआ? तो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से आजाद हुआ था वो हुआ था 1971। कब? 1971 में। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस त्योहार को पूरे भारत में पतंगबाजी के रूप में मनाया जाता है? तो पतंगबाजी के रूप में मनाया जाता है तो मकर संक्रांति का दिन। कौन सा? मकर संक्रांति का त्यौहार होता है दोस्तों। पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। किस उत्सव में? पतंगबाजी उत्सव के रूप में। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थित है? तो भारत का पहला, तो दोस्तों जहाँ पहला लग जाए दोस्तों समझ लीजिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का नेक्स्ट प्रश्न साथियों है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो एक ओलंपिक में सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों माइकल फेलिप्स। कौन? माइकल फेलिप्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो दिया था आपके एस.सी. बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्लीज़ इसे नोट डाउन जरूर करें। अगला प्रश्न है कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो जो राष्ट्रीय जनगणना दोस्तों होती है वो 10 वर्ष, कितने? 10 वर्ष बाद। तो दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? जो आपकी 10 की जनगणना स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई थी आपकी 1981। कब? 1981। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो ओलंपिक खेलों में जो भाग लिया था 1900 में। कब? सन 1900 में। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, ये प्रश्न आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हो जाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन साथियों? कर्णम मल्लेश्वरी। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि बैक टू द वेदास, क्या? बैक टू द वेदास या वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों महर्षि दयानंद। किसने? स्वामी महर्षि दयानंद ने दिया था। तो दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध झंडा समिति किस कौन सी प्रसिद्ध झंडा, दोस्तों लिखा ये है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो दोस्तों अधिकांश लोगों को तो ये पता होगा कि झंडा ऊंचा रहे हमारा का जो रचना की थी वो श्यामलाल गुप्त। किसने? श्यामलाल गुप्त ने की थी। अगला प्रश्न साथियों है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में जो मिल्क फीवर, कौन सी मिल्क फीवर की बीमारी होती है वो कैल्शियम, किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से होता है। तो दोस्तों इससे प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो भारत जो के रत्न जो तो भारत रत्न पाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा था साथियों? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो आपके शहनाई से, किससे? शहनाई से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो भिलाई देश का जो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण है वो रसिया, किससे? रसिया से। तो इससे हमने इसके लिए आपको ट्रिक भी बताई थी, कौन सी? BCR। तो BCR, तो बी से आपका हो जाएगा भिलाई, सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, आर से रसिया हो जाएगा। तो रसिया के सहयोग से बना है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। तो क्या साथियों? हिमाद्री हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम महिला होती जापान की। कौन सी? जापान की थी जुनको ताबाई। कौन सी? जुनको ताबाई। अगला प्रश्न साथियों
पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत का। कहाँ? यकृत का आपका पीलिया रोग हो जाएगा। तो पीलिया रोग किससे संबंधित हो जाएगा? लीवर या यकृत से। अगला प्रश्न है कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। तो यह कथन किसके नियम का हो जाएगा? पास्कल का नियम। कौन सा? पास्कल का नियम कहता है कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम हो जाएगा क्लोरोफिल का खनिज घटक। अगला प्रश्न साथियों, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में आपका ब्यूटेन होता है। क्या? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो आपके जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। कौन? उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? ये दोस्तों हम हर एक क्लास में ले लेते हैं इस प्रश्न को, तो अकबर हो जाएंगे। कौन? अकबर, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अकबर जो थे वो अशिक्षित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमृतसर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना की थी आपके लाला हरदयाल। कौन? लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो साथियों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने। किसने? गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा, कौन सी लंगर प्रथा की स्टार्ट की थी? दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लंगर प्रथा। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो किसने राजधानी अपनी दिल्ली से, कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? वो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951। कब? 1951 में स्टार्ट हुई। कब तक चली थी? 1951 से लेकर 1956। कब? 1956 तक। द्वितीय कब से स्टार्ट हुई? तो वो स्टार्ट हुई 1956 से। मतलब हर 6 साल बाद में जो पंचवर्षीय योजना थी वो 5-5 साल की थी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कि चीनी यात्री ह्वेनसांग। कौन? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो हो जाएगा उसने नालंदा। किसमें? नालंदा। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग कब आया था? वो आया था आपका 1227 में। तो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगी सीयू की। कौन सी? सीयू की, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ। कौन? ओ जो होता है तो आपका सर्वदाता कहलाता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी। ए बी जो आपका होता है वो ये सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206। कितने? एक वयस्क मनुष्य में पूछे तो 206 होती हैं, और एक नवजात शिशु में पूछे तो 300। ओके, दोनों का आंसर अलग सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से दोस्तों विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। तो दोस्तों सूर्य के विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स रोग। कौन सा? रिकेट्स रोग, जिसमें हमारी हड्डियां, शरीर की हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से आपके मलेरिया। कौन सा? मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। दोस्तों आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपके परीक्षा में बहुत ही पूछे जा सकते हैं, मतलब आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्लीज़ इसे पूरा जरूर देखें और अपनी परीक्षा को अच्छे से अच्छे करके आएँ। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से। किससे? खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो साथियों चार मीनार हैदराबाद। कहाँ? चार मीनार आपकी हैदराबाद में हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार कहाँ है? तो आपको पता है दिल्ली में। कहाँ कुतुब मीनार साथियों? तो दिल्ली में, तो सभी को पता होगा। इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ से? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई। कहाँ? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। साथियों ये क्वेश्चन हमने पोल में ऑलरेडी दे रखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कंफ्यूजन ना होना। इंडिया गेट आपका नई दिल्ली। कहाँ? इंडिया गेट आपका दोस्तों नई दिल्ली में हो जाएगा। और गेटवे ऑफ इंडिया कौन सा? गेटवे ऑफ इंडिया जो है, गेटवे ऑफ इंडिया आपका हो जाएगा मुंबई में। तो दोनों क्वेश्चन आपको लिखते लगते सेम होंगे, बट आंसर दोनों का डिफरेंस है। तो प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लेना और एग्जाम से पहले इन्हें जरूर देख लेना। अगला प्रश्न साथियों,
कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल साथियों आगरा में, कहाँ? आगरा में हो जाएगा। और चार मीनार आपका कहाँ हो जाएगा? तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो इसकी की थी आपके, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ से की गई थी? तो इसकी स्थापना सिंगापुर से। किसने? सिंगापुर से। और की किसने की थी? तो एससी बोस। कौन? एससी बोस हो जाएंगे। एससी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं उनके जन्म दिवस के रूप में। तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं तो भारत के हो जाएंगे सेकंड नंबर के प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों जो खेल दिवस होता है तो 29 अगस्त, कब? 29 अगस्त को। नेक्स्ट प्रश्न है, तो दोस्तों खेल से याद यह आया, अगर आपने फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कुछ भी नहीं देखा, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो प्लीज़ हम कमेंट बॉक्स में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर फीफा वर्ल्ड कप के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना। हमने एक ऑलरेडी उस पर एक वीडियो तैयार कर रखा है जिसमें आपको फीफा वर्ल्ड कप के बारे में संपूर्ण सी व्याख्या बताई गई है, तो प्लीज़ उसे जाकर देख लेना और उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए, प्लीज़ उन्हें आपको अपने याद कर लेना। अगला प्रश्न है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद को जो है जन्म है उसको खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून। कब? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल। कब? जल दिवस आपका 22 अप्रैल। तो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है जल दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को आपको मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। का? पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो साथियों जो करो या मरो का नारा दिया था वो महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो साथियों ये दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों ये आपके नारे हो जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि वेदों के लोटों का नारा, तो दोस्तों ऑलरेडी हमने बता चुका है कि दयानंद सरस्वती ने किया था। फिर ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। दोस्तों भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये तो साथियों हर एक बच्चे को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आराम हराम है, ये देखना, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। दोस्तों ये भी आप लोगों को पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो हैदराबाद किस नदी पर है? मूसी नदी। जो हैदराबाद है वो मूसी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा मैक्सिको। क्या? मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी क्या हो जाएगी? आपके मैक्सिको सिटी हो जाएगी। अगला प्रश्न है साथियों कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्या? वेटिकन सिटी। अगर आपसे यहीं से प्रश्न याद आया कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको बता दें तो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है कि स्वेज नहर की किन दो राज्यों को किन सागरों को जोड़ती है? तो कह रहा है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो होती है वो भूमध्य सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है और लाल सागर से लाल सागर और भूमध्य सागर को। तो नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो साथियों जो पनामा नहर, कौन सी पनामा नहर? तो पनामा नहर जोड़ती है आपके प्रशांत महासागर, किसे? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है कौन सी नहर? पनामा नहर। अगला प्रश्न साथियों कि भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो दादर और नगर हवेली, किसी? दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। क्या? सिलवासा हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। क्या? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल। कब? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न साथियों की फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड। का? फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में यह बता दीजिएगा जुको घाटी कहाँ आपकी पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है कि हिंदी किस लिपि में लिखी गई? तो हिंदी आपकी लिखी जाती है देवनागरी। किसमें? देवनागरी में आपकी हिंदी लिपि लिखी जाती है। अगला प्रश्न साथियों
कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और साथियों योजना आयोग का वर्तमान जो नाम कर दिया गया, क्या वर्तमान नाम योजना आयोग का 2015 में नाम बदला गया था। कब? 2015 में नाम बदला गया था। इसका नाम कर दिया गया नीति आयोग। क्या? नीति आयोग। ओके, तो इसे कर दिया गया नीति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न ये साथियों है कि आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक हो जाएंगे अबुल फजल। कौन? अबुल फजल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होप मैन जो कप हो जाएगा वो टेनिस से। किसे? होप मैन टेनिस से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास। को चित्तरंजन दास जो हैं वो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न साथियों, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24। कितनी? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म जो बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र भारत में पहली फिल्म बनी थी। अगला प्रश्न साथियों, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज। कौन सी? स्टेपीज होती है। और जो आपके सबसे बड़ी होती है वो फीमर। कौन सी? फीमर। ये जांग की हड्डी होती है और स्टेपीज हमारे कान की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 639। कितनी? 639 मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन होता है। और आपका डब्ल्यूबीसी का कहें तो डब्ल्यूबीसी का होता है 2 से 4 दिन। क्या? 2 से 4 दिन। अगला प्रश्न है साथियों, जंग लगाने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। क्या? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, या इसे कह सकते हैं गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथ हो जाएगी यकृत। कौन सी? यकृत। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमें सपोर्ट अवश्य करें। और अगर अच्छा आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर अवश्य करें। थैंक यू।